ये जो बैठे बैठे अपने ख्वाबों को बिखेरते रहते हो ना, समेटो इन्हें और निकल पड़ो मंजिल की ओर। तू उठ, तू खड़ा हो, तू उठ, तू खड़ा हो, तब तक न रुक जब तक ये काफिला अपना ना हो। मैं हूं जितेंद्र और आज आपके समझ लाया हूं हाई स्कूल की 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जो रात को 8 बजे आपको डेली भंडारे के रूप में प्राप्त होता है, जो आपको डेली मिलता रहेगा। ठीक है, ये आपकी कल की क्लास थी जो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको द्वारा आपके समझ लेकर के आया हूँ। आज हमारा टॉपिक क्या है? क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण। टॉपिक का नाम क्या है? क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण। ठीक है, इस क्लास के माध्यम से हम ये समझेंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण क्या होता है। ठीक है, तथा इनसे व्यवहारिक कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले आप कुछ डायग्राम समझने हैं, वो अच्छे से देख लीजिए। जैसे इस प्रकार से आपको ये 3 डायग्राम ड्रॉ करने हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आपको ये वाला माध्यम है और एक माध्यम आपका जिस तरीके से है, ये ऊपर वाला इस तरीके से। ठीक है, ये है आपका कांच। अगर ये कांच होगा तो कौन सा माध्यम होगा आपका? सघन माध्यम होगा। कौन सा होगा? सघन। नीचे है वायु, तो ये कौन सा माध्यम होगा आपका? ये वाला माध्यम होगा आपका द्रव। कौन सा माध्यम होगा आपका? द्रव होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ऐसे आपका ये वाला वायु होगा, ये सघन होगा, सॉरी ये ब्रल होगा, ये सघन होगा, ये ब्रल होगा और ये सघन होगा। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी प्रकाश स्रोत से अगर कोई प्रकाश आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो वह क्या करेगा? अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा और ये वाला एंगल जो आपका बनेगा वो आई हो जाएगा और ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा? आपका आर। ठीक है, जहाँ पर आई क्या आपका आपतन कोण है और आर क्या आपका अपवर्तन कोण है। ठीक है, आप अच्छे समझ गए होंगे। तो ये वाली कौन सी कंडीशन है? ये वाली है आपकी अपवर्तन वाली कंडीशन। कौन सी है? अपवर्तन वाली कंडीशन है, जो मैं आपको अपनी क्लास के माध्यम से समझा चुका हूँ। ठीक है, अब इसी से थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे? इस आपतन कोण को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? आपतन कोण को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो ये कहाँ जाएगा? आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो ये कहाँ जाएगा? आपका इधर चला जाएगा, यानी कि ये वाला जो है वो अब क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा और ये आर जो है आपका वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, जब हमने आपतन कोण को थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो अपवर्तन कोण आपका कितना हो गया? आपका 90 डिग्री हो गया। तब इस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी आपका क्या है? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। यहाँ तो बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इस क्रांतिक कोण को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। क्या करूं? क्रांतिक कोण को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो ये वाला नीचे आएगा और ये वाली पड़ोसी कहाँ जाएगी? आपकी ऊपर जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे करके और ये कहाँ चला जाएगा? आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये आपको वैसे देखने में परावर्तन वाली कंडीशन लग रही है। ठीक है, और एक तरीके से यहाँ पर मैंने पॉलिश नहीं की है तो आपका पूरी तरीके से परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली कंडीशन। ये वाली कौन सी कंडीशन हो जाएगी? आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन लग रही है? आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या समझना है अच्छे से कि जैसे ये वाली कंडीशन आपकी अपवर्तन था, ये आपका क्रांतिक कोण वाली कंडीशन है, ये आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली कंडीशन है। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक क्या है? क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, फिर हम समझेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए द डेफिनेशन ऑफ क्रांतिक कोण के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब मैं नोट साफ करता हूँ। जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा होगा कि क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या हो सकती है कि सघन माध्यम में आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी? सघन माध्यम में
सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कौन सा आर कितना होना चाहिए 90 डिग्री हो। ठीक है, आप इनकी डेफिनेशन समझ गए होंगे। डेफिनेशन हमने क्या लिखी है कि सघन माध्यम में बना आपतन कोण यानी कि आपका आई क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? सी कहलाता है। कब? जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना है आपका 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन से नोट डाउन करनी है। अब इसका कुछ एक रिलेशन होता है। रिलेशन किस किस के बीच में होता है आपका कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक एन के बीच में जो संबंध होता है वो संबंध क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं आपको संबंध बताता हूँ किसमें अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को नोट डाउन करिए फटाफट से अच्छे से अपनी कॉपी में। 1 मिनट का टाइम है, इसको नोट डाउन करिए। अगर आप नोट डाउन ना कर पाए तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे इसको आप बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको आसानी से नोट डाउन तुम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्या देखते हैं? क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपका प्रकाश जो है प्रकाश सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है? विरल माध्यम की ओर जाता है। विरल माध्यम की ओर जाता है, तब क्या हो जाएगा आपका अपवर्तनांक n बराबर के 1/sin। कितना हो जाएगा? अपवर्तनांक n बराबर के 1/sin। ठीक है, आपको क्या समझना है? जब प्रकाश आपका ये देखो सघन यानी कांच वाला माध्यम से कहाँ जाए? वायु यानी कि विरल माध्यम की ओर जाता है, तो अपवर्तनांक n बराबर कितना हो जाता है? 1/sin से हो जाता है। ठीक है, आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। और सेकंड कंडीशन आपकी क्या होती है? जब प्रकाश विरल से कहाँ से? विरल से सघन की ओर जाता है, सघन की ओर जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका? n बराबर के sin से। क्या हो जाएगा? sin से। ठीक है, तो आपको ये दो कंडीशंस नोट डाउन करनी है कि जब आपका प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो n बराबर के 1/sin से, और जब आपका प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा? sin से। आप 1 में आ जाएगा या डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी इसके बारे में, क्रांतिक कोण के बारे में हो जाएगी। ठीक है, ये आपका डायग्राम है क्रांतिक कोण का। डेफिनेशन में थोड़ी पहले कराई दी थी। ये इसकी क्या हो जाएगी? क्रांतिक कोण का अपवर्तनांक के बीच में संबंध हो जाएगा दोनों हिसाब से, विरल से सघन की ओर, सघन से विरल की ओर। ठीक है, तो फटाफट से इन कंडीशंस को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में अपने पूर्णांतर परावर्तन के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? पूर्णांतरिक परावर्तन। तो क्रांतिक कोण के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है कि आपका उसी वाले कांच से कोई प्रकाश आपका आ रहा है और यहाँ से सीधा कांच में क्या हो जाता है? वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो कैसे? इसके लिए पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए सबसे पहले कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो अगर फॉलो हो रही है तभी क्या होगा? आपका पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, अदरवाइज पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले अपनी कॉपी नोट डाउन करनी है कि व्हाट इज द कंडीशंस फॉर पूर्णांतरिक परावर्तन, यानी इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले पहली कंडीशन ये है कि प्रकाश
सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है, सघन। और यहाँ पर क्या है आपका, कांच है। क्या है आपका, कांच। और ये वाला माध्यम आपका कौन सा है, विरल। कौन सा है, विरल, ठीक है। और विरल में बाहर आई आपका कौन सा हो गया, आपका वायु। यहाँ पे क्या आपकी वायु आई हुई है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि देखो हमने जब क्रांतिक कोण को बढ़ाया था, ठीक है, तो देखो सेकंड कंडीशन क्या है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन से अप्लाई हो रही है, वहीं पर क्या होता है, आपका पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। ये नोट पॉइंट है, क्या है आपके नोट पॉइंट है। ये हमारा रात 8 बजे का शो है, जो आपको डेली इसी क्लास के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर नया जुड़ा हुआ है तो हमारी क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे पहले आप इस क्लास को देख रहे हो तो सभी के पास इस क्लास को शेयर भी करिए, ठीक है। तो ये हमारा है रात 8 बजे का शो, रात 8 बजे। ठीक है, करिए फटाफट। अगर आपने इन कंडीशंस को नोट डाउन कर लिया है तो अब इसकी हम डेफिनेशंस के बारे में समझ सकते हैं कि पूर्णांतरिक परावर्तन की डेफिनेशंस क्या होती है। और ये डेफिनेशंस क्या है आपकी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, चलिए अब देखिए ध्यान से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है आपका कि जब कोई प्रकाश आपका आता है वो सघन माध्यम से, ठीक है, तो सघन माध्यम में आता है तो वो आपका अगर क्रांतिक कोण से बड़ा है तो प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा कैसे लगाएंगे, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा है, क्रांतिक कोण से बड़ा है तो प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहा है तो उस केस में क्या होता है कि सघन माध्यम से आने वाला प्रकाश आपका सघन माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है, यानी कि विरल माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाता। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कह देते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह देते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है।
लेकिन बस आपको लर्न करने वाली बात यह है कि इनके लिए दो कंडीशन फॉलो करनी है। पहली कंडीशन क्या है कि प्रकाश जो आपका लाइट है वो आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर ही जानी चाहिए, और सेकंड कंडीशन है वो ये है कि आपतन कोण जो है क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं पूर्ण अंतर परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण या व्यवहारिक एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए, अब हम बात करते हैं पूर्ण अंतर परावर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। कुछ व्यवहारिक उदाहरण, ठीक है। तो पूर्ण अंतर परावर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपका हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। सेकंड हो जाएगा आपका शीशे, शीशे में पड़ी दरार का चमकना। और थर्ड नंबर का आपका हो जाएगा रेगिस्तान की मरीच, रेगिस्तान का मरीचिका। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल हैं किस पर, पूर्ण अंतर परावर्तन पर, जिनको हम एक करके करके डिस्कस करेंगे। हीरे का चमकना, शीशे में पड़ी दरार का चमकना और रेगिस्तान का मरीचिका। ये कैसे आपका पूर्ण अंतर परावर्तन पर घटना है उनके बारे में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीरे का चमकना। तो देखिए, हीरे के पास क्या होता है, अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। ठीक है, हीरे के पास में अपना खुद का कोई भी प्रकाश नहीं होता, बट फिर भी हीरा चमकता है। ये किस पर आधारित है आपका, तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित है। क्योंकि हीरे का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का होता है कि जिसमें आपका क्रांति कोण जो है वो आपतन कोण से, आपतन कोण जो है वो क्या होता है, क्रांति कोण से बड़ा होता है। उस केस में क्या हो जाता है कि प्रकाश जैसे ही हीरे में एंटर कर जाता है कहीं से, तो वह हीरे के अंदर से बाहर नहीं निकल पाता। क्योंकि हीरा एक तरह कांच से स्ट्रक्चर ही होती है, तो प्रकाश अगर एक बार उस हीरे में एंटर कर गया तो प्रकाश बाहर निकल ही नहीं पाता। वो उसी कांच में क्या हो जाता है, सघन माध्यम में ही घूमता घूमता रह जाता है। तो इस प्रकार प्रकाश उसके अंदर क्या हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है। तो इसी वजह से हीरा क्या होता है, आपका चमकता है। तो आप दोबारा समझिए, हीरे के अंदर तो दोनों कंडीशन से अप्लाई हो जाती हैं जो पूर्ण अंतर परावर्तन कंडीशंस होती हैं। हीरे का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि अगर उसमें एक बार प्रकाश अंदर एंटर कर गया तो वो क्या होता है, प्रकाश उसके हीरे की संरचना के अंदर ही क्या होता है, परावर्तन उसका होता रहता है और प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए हीरा में चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर बात करते हैं शीशे में पड़ी दरार का चमकना। तो जैसा कि आपने देखा होगा, आपके घर में अगर किसी गाड़ी के 4 व्हीलर्स का भी शीशा होता है, अगर वो चटक जाता है तो उसकी दरार, अगर उसकी प्रकाश उसके अंदर एंटर कर जाता है, जैसे मान लीजिए ये कोई शीशा है, अगर इसके बीच में कोई दरार पड़ गई है तो इससे होकर जब प्रकाश एंटर करता है तो ये दरार क्या होती है, चमकने लग जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है, तो इसमें कंडीशन भी आपकी वही लग जाती है कि उस दरार में आपका जो प्रकाश एंटर करता है तो उस केस में भी क्या हो जाता है कि आपतन कोण जो है वो क्रांति कोण से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जब एक बार प्रकाश के अंदर एंटर कर जाता है तो वो इसमें स्ट्राइक करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दरार में चमकती हुई नजर आती है। ठीक है, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, रेगिस्तान की मरीचिका, रेगिस्तान का मरीचिका। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो जाता है कि जैसे गर्म इलाके में जाओगे या फिर ठंडे इलाके में जाओगे तो वहाँ पर में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि पेड़ की जो छाया होती है उसके नीचे का जो क्या कहते हैं, ऐसा लगता है हमें भ्रम सा हो जाता है कि उसमें पानी का बहाव है। जब दूर से जाता हुआ व्यक्ति अगर कोई इसको नोटिस करता है तो ऐसा फील होता है कि पानी का कोई एक तालाब है। ठीक है, लेकिन जब उसके पास जाता है तो कुछ भी नहीं हमें दिखाई देता है, एज नॉर्मल एक मिट्टी की तरह वहाँ पर में क्या होता है, दिखाई देता है। तो इस टाइप का जो भ्रम होता है वो भी किसकी वजह से होता है, पूर्ण अंतर परावर्तन की वजह से ही होता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मरीचिका कहते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए रेगिस्तान के मरीचिका का डायग्राम बना करके हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका धरती है, ठीक है, और यहाँ पर
ये मैंने पेड़ बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या हो जाता है कि ऐसा लगता है कि पानी इसके नीचे क्या हुआ है, भरा हुआ है, उसका क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, ठीक है। और ये तालाब में हमें पेड़ जैसा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ये खड़ा हुआ है और ये चल रहा है यहाँ से, तो उसको यहाँ से ऐसा नोटिस करता है कि तालाब में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, लेकिन इसकी छाया यहाँ पर प्रतीत होती है, ठीक है। ये किस वजह से होता है, तो आपका ये हो जाता है आपका पूर्णांतरिक परावर्तन की वजह से। अगर इसको और हम एक्सप्लेन करना चाहें अच्छे से, तो अगर भीषण गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ की धरती का आसपास की जो एयर होती है, ये वाली आपकी एयर, ये क्या है, ज़्यादा हीटेड हो जाती है, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर वाली एयर होती है वो थोड़ी क्या होती है, कम हीटेड होती है। जैसा कि आपने देखा होगा रेगिस्तान में रेत ज़्यादा होता है, जब रेत ज़्यादा होगा तो वो रेत क्या होता है कि एनर्जी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है और उसको रिलीज भी कर देता है। तो हीट के माध्यम से वो एयर क्या, हीट के माध्यम से रेत जो होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, और रेत ज़्यादा गर्म होने की वजह से इसके आसपास की जो वायु इसके संपर्क में आती है वो भी गर्म हो जाती है, ठीक है। और जब भी इस पहले लेयर की जो वायु है वो आपकी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर होगी वायु की, वो ठंडी लेयर होगी, ठीक है। तो जब आपका यहाँ से जब प्रकाश पड़ता है तो ऊपर वाली वायु ठंडी है, नीचे वाली वायु कैसी, गर्म है। तो ये वाला माध्यम आपका सघन हो गया, कौन सा हो गया, सघन हो गया। नीचे वाला कैसा होगा आपका, विरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश फिर से किस में एंटर कर रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की क्या कर रहा है, वो एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी कौन सी घटना लागू हो जाती है, पूर्णांतरिक परावर्तन वाली, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है कि इसकी परछाई में ऐसा प्रतीत होता है कि पानी भरा हुआ है और इसकी पेड़ की इसमें क्या दिखाई जाती है, परछाई दिखाई दे लग जाती है। ये तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो किस पर आधारित है, आपके पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित है। और पूर्णांतरिक परावर्तन की परिभाषा, इसकी क्या कहते हैं, कंडीशंस, और इसका जो एग्जाम्पल है ये पेपर की दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो एक बार इस पूरी क्लास में हमने क्या समझाया है उसको रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा था, क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था सबसे पहले हमने, क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ा था। तो क्रांतिक कोण के बारे में मैंने क्या बताया था कि क्रांतिक कोण के बारे में ये बताया था कि अगर सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण विरल माध्यम में बने हुए अपवर्तन कोण में अगर 90 डिग्री है, तो सघन माध्यम बना हुआ जो आपतन कोण है वो आपका क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस ही बताई थी। एक तो बताई थी n बराबर के 1/sin, और दूसरी कंडीशन क्या बताई थी आपका, n बराबर के sin बताई थी। ये कब बताई थी, जब प्रकाश आपका सघन से कहाँ जाए, विरल की हो जाए, किसकी हो जाए, विरल की हो जाए। तो ये कंडीशन मैंने कब बताई थी, जब प्रकाश आपका विरल से कहाँ जाए, सघन की हो जाए, कहाँ पर जाए, सघन की हो जाए, ठीक है। दोनों कंडीशन आपने समझ ली होगी। चलिए अब उसके बाद हमने किसके बारे में बताया था, पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में। किसके बारे में बताया था, थोड़ा फास्टर रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास का। फिर हमने बताया था पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में। तो पूर्णांतरिक परावर्तन मैंने क्या बताया था कि आपका जो आपतन कोण है वो बड़ा होना चाहिए किससे, क्रांतिक कोण से। अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा है तो सघन माध्यम में आने वाला प्रकाश वो सघन माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कह देते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन कह देते हैं, ठीक है। इसकी कंडीशंस क्या बताई थी, पहली कंडीशन ये है कि प्रकाश सघन से विरल की ओर जाना चाहिए, और दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी इसकी कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसके कुछ रियल एग्जाम्पल बताए थे, व्यवहारिक एग्जाम्पल बताए थे। पहला एग्जाम्पल बताया था मैंने हीरे का चमकना, ठीक है। हीरे के पास खुद का कोई भी प्रकाश नहीं होता फिर भी चमकता है, किसकी वजह से, पूर्णांतरिक परावर्तन की वजह से। दूसरा बताया था कांच में पड़ी दरार का चमकना, ये किसकी वजह से होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन की वजह से। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था रेगिस्तान का मरीचिका, ठीक है। और कुछ गर्म स्थान में पड़ता है, कुछ ठंडे स्थान पे मरीचिका बनती है। तो वो सब किस पर आधारित होती है, आपकी पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित क्या होती है, वो होती है, ठीक है। तो आज हमारी इन क्लासेस के माध्यम से हमने जो दर्पण वाला पोर्शन था वो पूरा खत्म कर दिया है। अब आपकी नेक्स्ट क्लास से हम बात करते हैं लेंसेज के बारे में, ठीक है। जैसे ही हमारा लेंसेज का टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा पहला चैप्टर एकदम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और फिर हम इसी क्लास के माध्यम से रात 8 बजे के शो से आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।